Hello my dear student, a warm welcome on VT Academy, myself MJ सर। स्टूडेंट यूट्यूब पे बहुत दिनों के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 12 वाले बच्चे के लिए आ रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि 12 वाले बच्चे का मतलब बिहार बोर्ड वाले का 2 तारीख से एग्ज़ाम है, 2 फरवरी से, और उसमें सबसे पहला पेपर है बायोलॉजी का। तो मैंने बोला था स्टूडेंट को कि प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा लास्ट में आकर यूट्यूब चैनल पे, और विद सॉल्यूशन। ये खास बात है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। मतलब 2 मार्क्स का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से इसी वाले सेक्शन से आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट। मतलब 42 क्वेश्चन मैंने अभी सिलेक्ट किया है, उसमें से 20 क्वेश्चन आपका इसमें से ही रहेगा, 20 नहीं तो 18 तो कम से कम ज़रूर रहेगा। इसलिए सॉल्यूशन भी बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स बनाया गया। मतलब सॉल्यूशन वर्ड्स जो होगा ना, वो आपके अकॉर्डिंग ही वर्ड्स को सेलेक्ट किया गया। मतलब बुकिश लैंग्वेज नहीं है या स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, बहुत इजी वर्ड है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को लैप्स किए हुए। और ये ना रिकॉर्डिंग आपको बहुत जल्द ही यूट्यूब पे मिल जाने वाला है। दूसरी बात कि प्लीज़ जो भी बच्चे स्टूडेंट नीडी होंगे, जिनका बायोलॉजी पूरा मतलब पूरे साल नहीं पढ़ा हुआ है, अगर वो भी कर लेंगे ना तो उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, इसीलिए उनको भी शेयर करना ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम लोग। VVI क्वेश्चन है बाबू, आते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन हाइड्रोफिली विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। हाइड्रोफिली क्या होता है? तो हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और फिली मतलब होता है पॉलिनेटर्स, मतलब वैसा फ्लावर जो पानी में रहता है और पानी के जरिए पॉलिनेशन होता है, उसको बोला जाता है हाइड्रोफिली। तो देखिएगा, हाइड्रोफिली इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच वाटर एक्ट एज द मीडियम। मतलब वाटर जो होगा ना, वो पॉलिनेटर की तरह बिहेव करेगा, और आपको मालूम है पॉलिनेटर उसको कहते हैं जो पॉलिनेशन करवाता हो। द बॉडी विच हेल्प इन द पॉलिनेशन इज नोन एज पॉलिनेटर। और वो अबायोटिक भी हो सकता है और बायोटिक भी हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और आपको मालूम है ना, पॉलिनेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच pollen grain from anther to stigma means transfer of pollen grain from anther to stigma takes place। यह याद रखना, इतना ही लिखना है बस आपको। 8 यूजुअली आकर इन एक्वाटिक प्लांट्स। ये एक्वाटिक प्लांट्स में होता है जो पानी में रहता है। वेयर फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड और फ्लोट ऑन वाटर। जिस कंडीशन में जो फ्लावर होता है वो सबमर्ज होता है, ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहता है, मतलब डूबा हुआ रहता है या फ्लोट करता हुआ रहेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, वैलिस्नेरिया और जॉस्टेरा। और याद रखो यार, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे ये बताओ। कम से कम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लो। ऐसे तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, इतना कर लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा, इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर होगा हमारा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लीजिए, उसी डायग्राम से आएगा आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, बस जो टाइम बचा है उसमें पढ़ना है। समझ गए? फिर आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ओविपायरस एंड विविपायरस एनिमल। मतलब ओविपायरस वैसे एनिमल को कहा जाता है जो अंडा देता है। देखिए ओविपायरस एनिमल क्या है? आर दोज विच लेज एग, मतलब अंडा देने वाले को बोलते हैं ओविपायरस। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द मदर्स बॉडी। मतलब वैसे एनिमल जो अंडा देते हो और उनका डेवलपमेंट मदर के यूट्रस से या मदर के बॉडी से बाहर होता हो, उनको बोला जाता है ओविपायरस एनिमल। और एक होता है विविपायरस एनिमल, गिव बर्थ टू यंग वंस एंड डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द मदर्स बॉडी। और डेवलपमेंट, ये विविपायरस एनिमल जो होते हैं वो बच्चे को जन्म देंगे और उनका डेवलपमेंट मदर के यूट्रस के अंदर होगा, इनसाइड द यूट्रस ऑफ मदर। एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन और काउ। क्लियर है? ये विविपायरस एनिमल है। और याद रखने का तरीका समझो ना, ओविपायरस, अंडा कैसा होता है? गोल होता है, दैट्स वाई ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो अंडा देने वाले एनिमल को ओविपायरस कहते हैं। आइए, डिस्क्राइब ओस्ट्रस साइकिल एंड मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल क्या है? तो इसमें देखिएगा, ओस्ट्रस साइकिल अकर इन नॉन प्राइमेट्स एनिमल, मैमल्स लाइक काउ, डॉग, ये सब में पाया जाता है। फीमेल शो हीट पीरियड, इसमें मतलब क्या है ना, हीट पीरियड होता है, इसमें बॉडी हीट हो जाता है और उसी में फेजेस चेंज हो जाता है, ओवुलेशन चेंज होता है। मतलब ओवुलेशन जो होता है
या फिर जो उस साइड्स होता है उसका डेवलपमेंट होता है, दैट्स वाई वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से, और उसके बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन क्रॉस करते हैं। समझ गए ना, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगा, और उनको ना पता चल जाता है हीटिंग इफेक्ट जब आता है ना, तो उस समय वो क्या होता है ना, उनको रिप्रोडक्टिव फेजेस कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव फेजेस उस समय उनका रहता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड एप्स, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होता है, जैसे ह्यूमन में, एप्स में, मंकी में, ये सब में होगा। वेयर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा, उसमें से जो फेजेज होगा वो ब्लीडिंग के फेजेस के साथ, मतलब ब्लीडिंग के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो डिफाइन स्टैमेन एंड पिस्टिल। स्टैमेन और पिस्टिल क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। ऐसे तो डायग्राम में ये चीज़ हम दिए हैं, फिर भी समझ लीजिए इसको डिफाइन करने के लिए भी आता है, और डायग्राम भी बनाना होगा। देखो जब भी क्वेश्चन देना तो डायग्राम बना देना, उससे क्या होगा कि अगर कम से 1 नंबर आपको मिलने वाला रहेगा ना, तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको। अगर 5 मार्क्स वाले में 3 नंबर मिलने वाला है तो 5 मार्क्स जरूर मिल जाएगा आपको, या 4.5 जरूर मिल जाएगा। आइए, स्टैमेन क्या होता है, तो स्टैमेन ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के कंडीशन में, और एक होता है पिस्टिल जिसको कार्पेल कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्टैमेन में एंथर बनता है, सॉरी एंथर रखता है स्टैमेन अपने अंदर, और उसके बाद क्या रखता है, तो फिलामेंट, याद रखना है, एंथर रहेगा इसके अंदर और फिलामेंट रहेगा, तो एंथर प्लस फिलामेंट, फिलामेंट इज इक्वल्स टू स्टैमेन। और जब बहुत सारा स्टैमेन हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा क्या, एंड्रोसियम। क्लियर है। फिर आते हैं, और पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, तो यही एंथर के पास में पॉलन ग्रेन बनेगा। पिस्टिल क्या है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा एंड ओवरी होगा। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ये है आपका स्टिग्मा, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आकर लैंड होता है पॉलिनेशन के लिए, और इसको कहते हैं स्टाइल, और इसी स्टाइल के अंदर में एक ट्यूब होता है जिसको पॉलन ट्यूब कहा जाता है, जिस ट्यूब की मदद से पॉलन ग्रेन ओवरी की तरफ आता है। समझ गए। और इसके अंदर बहुत सारा ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर बहुत सारा ओव्यूल होगा। क्लियर है ना, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में, तो व्हाट डू यू मीन बाय इमैस्कुलेशन, वाई इज इट डन। इमैस्कुलेशन क्या, इमैस्कुलेशन से क्या समझते हैं आप, और क्यों किया जाता है इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको कहा जाता है जिस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही होता हो, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। ये वाला रिप्रेजेंटेशन है फीमेल के लिए, और ये वाला रिप्रेजेंटेशन है मेल के लिए। क्लियर है ना, तो ये याद रखना आपको, तो दोनों ही हो। अब इमैस्कुलेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर से पॉलन एंथर को कट कर दिया जाता है। क्यों कट किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इट इज़ डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको किया जाता है, ताकि हम उसके ऊपर स्टडी कर सके क्रॉस पॉलिनेशन करवाकर, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर है ना, टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट में आते हैं बाबू, तो एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इट इज़ यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक फीचर है, मतलब ये बहुत अजीबोगरीब दास्ता है फ्लावरिंग प्लांट का। इसमें क्या होता है कि देखो ध्यान से देखना, ये है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में एक यहाँ पे सेल होता है, इसको सिनर्जिड कहा जाता है, और यहाँ पे एक सेल होता है, इसको हम लोग कहते हैं एग सेल, और बीच में एक सेल होता है जिसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। अब आपको ये चीज़ मालूम है, और ये है एग सेल। जब देखो होता क्या है ना, एक्चुअल में जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है, फॉल करने के बाद वो नीचे की तरफ डिसेंड होता है, नीचे की तरफ जब उतरता है तो उस दौरान में पॉलन ग्रेन 2 बन जाता है। एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और एक को बोलते हैं जेनरेटिव सेल, और वो 2 बनकर
क्या होता है, नीचे की तरफ आता है और दोनों सेल आपस में फर्टिलाइज करता है अलग अलग एग से। ये हो गया आपका एग सेल, जिससे फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और इससे फर्टिलाइजेशन करने के बाद पोलर मतलब न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन करेगा तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, PEN मतलब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। क्लियर है, ये याद रखना आपको। तो डबल फर्टिलाइजेशन याद रखिए, इन विच वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट वाइल द अदर फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म विच नरिशेज द एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म क्या होता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, मतलब सीड के कंडीशन में एम्ब्रियो जो होता है ना, उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है। और याद रखना एक और चीज़, जो हम लोग डाब पानी पीते हैं ना, नारियल पानी, वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है, तो इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या बोला, डिफाइंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होता है, वैसा याद रखना आपको। देखो फ्रूट कब बनता है, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स नंबर ऑफ सीड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ओव्यूल इन फ्लावरिंग कंडीशन। क्लियर है। तो याद रखना आपको, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, वैसा फ्रूट जो बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए उसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस, या वैसे फ्रूट को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोजेनेसिस होता है बगैर फर्टिलाइजेशन के कोई चीज़ डेवलपमेंट में आए, उसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो क्या बोला है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर फ्रूट दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। सच फ्रूट आर यूजुअली सीडलेस एंड आर प्रोड्यूस नेचुरली और आर्टिफिशियली। वैसा फ्रूट जो नेचुरली प्रोड्यूस होता हो या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाया जाता हो, उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, बगैर फर्टिलाइजेशन का। ये याद रखना है, बनाना एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। तो क्या बोल रहा है, ड्रॉ वेल लेवल्ड डायग्राम। वेल लेवल जब भी बोले ना, तो समझ जाइएगा कि उसको डायग्राम भी बनाना है, उसका लेवलिंग भी करना है, नाम भी लिखना है, नेमिफिकेशन भी करना है। ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन फीमेल ओवरी शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स, मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स भी दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्लियर है ना। तो देखिए, द ओवरी शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स सच एज प्राइमरी फॉलिकल। सबसे पहला जो फॉलिकल होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, और उस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो सेल होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल, उसके जस्ट बाद एक और लेयर लग गया सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा एक और लेयर आ जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे या टर्सरी फॉलिकल कहेंगे। देखो होता क्या है ना कि एक गिफ्ट है, उस गिफ्ट को क्या करना है, रैप करना है। सपोज ये गिफ्ट है, इस गिफ्ट को रैपिंग करना है, तो एक पहला लेयर लगाए प्राइमरी फॉलिकल, फिर एक और लगा दिए तो सेकेंडरी फॉलिकल ताकि वो फटे नहीं, और एक और लग जाता है, उसको टर्सरी फॉलिकल कहते हैं। और जब टर्सरी फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो उसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम, अब क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, फटता है, रप्चर करने के बाद उसके अंदर से जो सेल होता है वो बाहर निकलता है, जिसको हम लोग ओवम कह रहे हैं, और उसी ओवम से फर्टिलाइजेशन होता है। दैट्स वाई उसे हम लोग, और जो फॉलिकुलर सेल था, वो फॉलिकुलर सेल जो रिमेन्स बचता है फॉलिकुलर सेल का, उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो स्टार्टिंग पीरियड में, स्टार्टिंग फेजेस में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता है। जो भी बात कर रहे हैं, देखो एक सवाल मन में आ रहा होगा, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे ही देते, काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, दे देते हम लिख लेते। देखो लिख लेते सही है, बहुत अच्छा है, मगर जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, इससे आपका एक बेनिफिट क्या होने वाला है कि जो न्यूमेरिकल्स में, मतलब सॉरी MCQ में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको क्लियर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि याद होगा ना, ये अभी जो पढ़ रहे हैं आप, याद हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट तो याद हो जाएगा ज़रूर, आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, या फिर इसको ही याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा वो, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स वाई ये आपको लेक्चर के फॉर्म में दिया जा रहा है यूट्यूब पे। इट ऑल्सो कंटेंट्स ओवेरियन, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, और ये ना कॉर्टेक्स और मेडुला अपने अंदर रखता है।
तो देखो ये 2 नंबर में आएगा तो ऐसे लिख देना है, अगर 2 नंबर में नहीं आया 5 नंबर में आया तो उसका डायग्राम तो बनाना ही है, और डायग्राम बनाने के बाद उसका एक एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि कब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कब होता है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहला सेल कौन सा बनता है, ये सारा चीज़। फिर आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब आपको फ़र्क बताना है oogenesis क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, मतलब फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है, जिसको ओवम कह रहे हैं हम लोग। इन द ओवरी प्रोड्यूसिंग वन ओवम, मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से ओवम बनता है ओवरी के अंदर, क्लियर, उसको ही कहा जाता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो स्पर्म के बनने के प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस जब भी रहना तो नया चीज़ बनता है, और वो भी नया चीज़ कैसा, लिविंग प्रोडक्ट बनता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेसिस, और जब नॉन लिविंग प्रोडक्ट बनता है तो सिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म इन द टेस्टिस प्रोड्यूसिंग 4 स्पर्म फ्रॉम 1 स्पर्मेटोसाइट। स्पर्म बनता है किससे है, जिस सेल से बनता है उसको स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, क्लियर। और स्पर्मेटोसाइट से फिर क्या हो जाता है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो एक सेल जो होगा ना, सिंगल सेल, जैसे ये एक सेल है, ये पहले डिवाइड होगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है, समझ गए ना, 2n, याद रखिएगा इसको, 2n हो गई। और इसके बाद ये फिर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद 2 सेल बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। ये अभी क्या हुआ ना कि ये तो सबसे पहले हम लोग ये ले क्या रहे हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर ये है तो इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये क्या काम करेगा, मियोसिस फर्स्ट होगा ना तो ये ऐसा ही सेल बना देगा एक, और इसका ना प्लॉइडी एन होगा, क्लियर, इसका प्लॉइडी कैसा होगा, एन होगा, क्लियर। और उसके बाद फिर ये वाला जो सेल है ये मियोसिस सेकंड करेगा और 2 सेल को बनाएगा, एक सेल 2 सेल को बनाएगा, क्लियर। और इसका जो प्लॉइडी होगा वो एन होगा, क्योंकि एन आ गया ना यहाँ पर, तो ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक स्पर्मेटोसाइट से या स्पर्मेटोगोनिया से कितना स्पर्म सेल बना, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 स्पर्म सेल बनता है, ये भी याद रखना है। डिफाइंड गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन क्या है, तो गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टूला ट्रांसफॉर्म इनटू गैस्ट्रूला, मतलब ब्लास्टोसिस्ट। देखो सबसे पहला मॉरूला, मॉरूला से ब्लास्टूला, तो ब्लास्टूला जो होता है ना वो 16 सेल से अबव होता है, 32 सेल के स्टेज का होता है। जब गैस्ट्रूला में कन्वर्ट हो जाता हो क्या चीज़, ब्लास्टूला, उसको कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन, क्लियर है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 3 जर्म लेयर, मतलब इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा, आर फॉर्म्ड, तो इंडोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म ये बनेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, देखो ये जो अभी बताया ना आपको गैस्ट्रुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और फिर आते हैं ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो ब्लास्टोसिस्ट इज अ हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज ऑफ जाइगोट, जाइगोट के क्लीवेज के बाद, क्लीवेज मतलब होता है डिवीजन, सेल डिवीजन, बट क्लीवेज में और सेल डिवीजन में यही थोड़ा सा का फर्क ये है कि वैसा सेल डिवीजन जो एक बाउंड्री के अंदर ही डिवाइड होता हो उसको कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मतलब क्लीवेज कहते हैं उसको। इट कंटेन एन इनर सेल मास, अपने अंदर एक इनर सेल मास रखेगा, ये यहाँ पे इनर सेल मास होता है, ये सेल होता है, इनर सेल मास कहते हैं इसको। एंड आउटर ट्रोफोब्लास्ट सेल, बाहर वाला जो सेल होता है ना लेयर सेल का, उसको ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं, लेयर। एंड इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, और याद रखना है आपको क्या कि ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वही ब्लास्टोसिस्ट मदर के
एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच्ड होगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। क्लियर है? नेक्स्ट में आते हैं बाबू, तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, आया ना एक नेक्स्ट का सवाल, व्हेन डज दिस प्रोसेस बिगिंस, तो इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल के साथ ब्लास्टोसिस्ट का लग जाना, जैसे कश्ती का किनारा लगना, नाव का किनारा लगना, जैसा वैसा ही ये भी है कि ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के लाइनिंग के साथ चिपक जाना ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके, उसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। मतलब इम्प्लांटेशन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है। तो इम्प्लांटेशन शो द establishment of pregnancy. This process began about 6 to 7 days after fertilization. फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद ये काम हो पाता है इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फिर बच्चे को मेडिकली हटाया जाए, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको MTP कहते हैं, अगर वो करवाना हो तो मेडिकल के जरिए ही होगा, मेडिसिन के जरिए होगा, मेडिकल प्रोसीजर से होगा ये। व्हाट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD विद एग्जाम्पल, तो STD आर डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। दे अफेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया और सिफिलिस हो गया। और थोड़ा सा मेहनत कर लेना कि इसका ना पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का भी नाम याद कर लेना। क्लियर ना, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए। फिर आते हैं डिफाइंड बर्थ कंट्रोल विद देयर टाइप्स। बर्थ कंट्रोल क्या होता है, तो बर्थ कंट्रोल रिफर्स टू मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। बर्थ कंट्रोल क्या है, तो वैसा प्रोसेस है, प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिशमेंट ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये काम किया जाता है। टाइप्स इंक्लूड नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और हार्मोनल मेथड और सर्जिकल मेथड, ये सब मेथड होता है, याद रखिएगा, ये पढ़ चुके हैं आप बहुत अच्छे से। नेक्स्ट में आते हैं डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें क्या है, कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है उसको डिफाइन करना है, और RCH को डिफाइन करना है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, तो इसको डिफाइन करना है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, तो दीज आर ओरल हार्मोनल पिल्स टेकन बाय फीमेल टू प्रिवेंट ओवुलेशन एंड प्रेगनेंसी। फीमेल के द्वारा लिया जाता है और ओवुलेशन और प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए। क्लियर है? RCH क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम एम्ड टू प्रोवाइड बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज टू मदर एंड चिल्ड्रेन। बच्चे को, मदर और चिल्ड्रेन को अच्छा सा मेडिकल प्रोसीजर दिया जा सके, मतलब मेडिकल अवेयरनेस दिया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, इससे बच्चे को, मदर को बताया जाता है कि बच्चे का हेल्थ क्या होता है, कैसे उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। आपका छोटा सा नासमझ क्या चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है, कितना हद तक परेशान कर सकता है, वो सारा चीज़ बताया जाता है। मतलब बच्चे के हेल्थ और मदर के हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट में आते हैं, तो डिफाइन MTP और जिफ्ट टेक्निक इन ब्रीफ। जिफ्ट और MTP को डिफाइन करना है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, इज द लीगल एंड सेफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये लीगल है, सेफ है, ताकि हम प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सके। मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए कि आप मेडिकल टर्मिनेंसी क्यों करना चाहते हैं, तभी ये लीगल होगा। नहीं तो आप चाहते हैं कि जैसे फीमेल बच्ची का डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर और बच्ची हमें नहीं चाहिए, उसको एबॉर्शन करवा लेना उसको हटा देना मेडिकल प्रोसीजर से, ये गैर कानूनी है। उसके साथ कोई आपके पास में कोई लीगल ये कब लीगलाइज होगा, ये कब सही होगा, कानूनी तरीके से कब होगा ये, जब कोई एविडेंस सही होगा। मतलब क्यों चाहते हैं, तो बच्चे का हेल्थ सही नहीं है, अंदर में
कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया है तो उसे हटाना है तब ये चलेगा। जिफ्ट क्या है? तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इन इज एन आर्ट, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन विच जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। याद रखना है जिफ्ट एक क्या है? कंडीशन है जिसमें ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का केसेस है। ART आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। जिफ्ट मतलब क्या होता है? जाइगोट को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जाइगोट को ट्रांसफ़र करने से पहले एक काम किया जाएगा कि मदर से लिया जाएगा ओवम और फादर से स्पर्म लिया जाएगा और उसको ना आउटसाइड द बॉडी क्रॉसिंग करवाया जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा। और फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो जाइगोट को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मदर के यूट्रस के अंदर। मगर याद रखना एक और चीज़ कि जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, कहाँ करेंगे? तो जाइगोट हमेशा फैलोपियन ट्यूब में रहता है, दैट्स वाई फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। क्लियर है ना? नेक्स्ट में आइए, तो वाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी इन देयर एक्सपेरिमेंट? अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल साहब ने गार्डन पी का क्यों सिलेक्ट किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट है। मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट बिकॉज इट हैज़ डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब इसके पी के अंदर क्या था ना कि अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, जिसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था मेंडल साहब को, दैट्स वाई उन्होंने पी प्लांट ही लिया था। एक तो हो गया ये शॉर्ट लाइफ साइकिल है, बहुत कम समय के लिए होता है, इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है ताकि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके हम, प्रोडक्ट उसका रिजल्ट जल्दी मिले। प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स, और बहुत सारा सीड बनाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीड को प्लांट के शक्ल में ग्रो करवा कर उससे पता कर सके, स्टडी कर सके। शो सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन भी करने के लिए आसानी से कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से कर सकते हैं। ये सारा चीज़ की वजह से मेंडल साहब ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। राइट मेंडल्स लॉ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 तरह का क्रॉस होता है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वैसा क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टर को एक बार में पढ़ रहे हैं, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसमें 2 कैरेक्टर को एक बार में पढ़ रहे हैं, उसी का लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द लॉ डिराइव्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच स्टेट दैट allele separate during gamete formation। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में अलील सेपरेट आउट हो जाता है अपने अपने कैरेक्टर को लेकर, उसको कहा जाता है उसको ही बोला जाता है क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिस कंडीशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जैसे कैपिटल टी तो टॉल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल टी ड्वार्फ को, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही आया, बट ये अपना कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, ये कर पाता है, मतलब ये इसके ऊपर हावी हो जाता है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है डोमिनेंट। उसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। बस ये याद रखना। फिर आते हैं नेक्स्ट में क्या है, तो डिफाइन को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? को डोमिनेंस अकर व्हेन बोथ अलील एक्सप्रेस इक्वली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब को डोमिनेंस उसको कहा जाता है जिस कंडीशन में जैसे ए और बी ले लेते हैं, तो ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो, ये भी एक्सप्रेस कर रहा हो। ये ब्लड ग्रुपिंग है, ए बी ब्लड ग्रुपिंग, तो ए भी ब्लड ग्रुप होता है, बी भी होता है, और दोनों ए बी भी होता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है ये। तो ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और बी भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ना, उसके जो आरबीसी होता है, उस आरबीसी के सरफेस पे दोनों ही तरह का एंटीजन पाया जाता है। समझ गए? इसीलिए इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। फिर आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, अकर व्हेन नीदर अलील इज डोमिनेंट प्रोड्यूसिंग एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप। मतलब क्या होगा, कोई भी अलील
अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अलग इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, कोई भी अलग रिजल्ट आ जाता है। जैसे मेरा तो जैसे एग्जांपल मैं बता रहा था क्या कि एक लेते हैं फ्लावर, मिराबिलिस जलापा नाम का फ्लावर है एक, जो रेड फ्लावर भी है उसके अंदर और वाइट फ्लावर भी है, दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो एक पिंक फ्लावर मिलता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट, उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एनी हाउ। What do you understand by chromosomal disorder? Give name of such disorder. Chromosomal disorder किसको कहते हैं, क्या होता है ये? तो chromosomal disorder are caused due to abnormal number और structure of chromosome. मतलब स्ट्रक्चर बदल जाए या नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदल जाए या घट जाए या कम हो जाए। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है क्रोमोसोमल डिजॉर्डर को। ये क्रोमोसोमल डिजॉर्डर भी एनी हाउ आएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए याद कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय जीन म्यूटेशन, एक्सप्लेन। तो जीन म्यूटेशन क्या है? तो म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन जीन सीक्वेंस। तो जीन म्यूटेशन इज अ सडन एंड परमानेंट चेंज इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन। जीन में परमानेंट या सडन अचानक से चेंज हो जाता है, उसको बोला जाता है जीन म्यूटेशन। इट में लीड टू वेरिएशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका कारण क्या होता है? तो ये वेरिएशन का कारण बन जाता है और जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण बनता है। तो किसी को भी डिसऑर्डर होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर, तो वो म्यूटेशन की वजह से होता है। डिफाइन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो ये भी एक तरह का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। जेनेटिकल डिसऑर्डर मतलब जो क्रोमोसोम या डीएनए के अंदर चेंजेस हो जाता हो। तो कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड genetic disorder in which a person cannot distinguish certain color, mainly red and green। होता क्या समझिएगा ध्यान से। जैसे क्या होता है ना, एक होता है सेक्स लिंक, एक होता है एक्स वाई होता है ना, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। एक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब रिसेसिव वाला ही क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा। तो इसमें क्या होता है ना, जो एक्स है और इस फीमेल के ऊपर में एक्स है, तो ये क्रोमोसोम है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर में जो कलर को रिस्पॉन्सिबल करता है, कलर को देखने वाला जो जीन है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट्स वाई उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। और मेल को होगा तो मेल, तो इसमें क्या होता है ना, फीमेल के कंडीशन में ये कैरियर भी होती है। अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम हुआ है तो कैरियर है, और अगर दोनों पे हो गया तो अफेक्टेड है, और अगर मेल पे होगा तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दैट्स वाई वहाँ पे कोई कैरियर नहीं होता है, वो डायरेक्ट डिजीज़ हो जाता है उसको। और उसकी वजह से मेल में ही ज़्यादा कॉमन है ये, और उसकी वजह से वो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, बताना है आपको कि क्या क्या होता है। तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल मेड ऑफ 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ, एक ऊपर में 3 डैश होता है, नीचे में 5 डैश होता है, ऐसा होता है, ऐसा एक तरफ ये वाला पोर्शन, एक तरफ ये नीचे वाला है, तो वैसा होता है। एंटीपोडल रिप्रेजेंट करता है, एक हो जाएगा 3 डैश और एक हो जाएगा 5 डैश, यहाँ पे हो जाएगा 3 डैश तो ये वाला हो जाएगा 5 डैश। तो डबल हेलिकल मॉडल है, मतलब 3D मॉडल है डीएनए का। और डीएनए के अंदर में जो ये होता है ना, ये सब जो होता है इसको जीन कहा जाता है। और इस जीन के अंदर में याद रखना है, फॉस्फेट होगा प्लस शुगर होगा प्लस नाइट्रोजिनस बेस होगा, ए के साथ टी डबल बॉन्ड के साथ आता है, फिर शुगर होगा, फिर फॉस्फोरस होगा। क्लियर है ना, इसको जीन कहा जाता है। ये डीएनए, इसके बारे में लिख देना है बस आपको 2 नंबर में। फॉस्फेट कैसा होता है, फॉस्फेट कौन सा फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेट की वजह से डीएनए एसिडिक होता है, ये भी लिख देना है आपको। उसके बाद शुगर कैसा होता है, तो पेंटोज शुगर होता है, मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है उसमें, पेंटोज शुगर वाला। और उसके बाद फिर डीएनए के अंदर क्या होता है, तो एक होता है पायरिमिडीन और एक होता है मतलब प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। तो प्यूरिन में हो जाएगा गुआनिन और साइटोसिन, देख लीजिए, सॉरी, प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। तो याद रखना है पायरिमिडीन और प्यूरिन में, ये याद रखना है आपको कैसे, तो जी और ए से,
पूजा, पूजा याद रख लेना इसका कोड। ट्रिक मतलब प्यूरिन, गुआनिन और एडेनिन रखता है, और जो बच जाएगा वो पायरिमिडिन में आ जाएगा, जिसमें हो जाएगा थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए के कंडीशन में यूरासिल होता है इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। नेक्स्ट में आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अभी अभी बताए थे आपको कि फॉस्फोरस होता है, फिर शुगर होता है, फिर नाइट्रोजिनस बेस होता है, अगर ए है तो टी आएगा, फिर शुगर होता है, फिर फॉस्फोरस होता है। नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फोरस और शुगर को मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। और अगर फॉस्फोरस को हटा देते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस और शुगर रहेगा, तो न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। न्यूक्लियोसाइड क्या है? इस कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, और न्यूक्लियोटाइड क्या है? कंसिस्ट ऑफ शुगर बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप अपने अंदर रखेगा। फिर क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है? तो यूक्रोमैटिन इज अ लाइटली स्टेन्ड एंड जेनेटिकली एक्टिव। होता है क्या है, समझाते हैं आपको। देखिए मतलब क्या है ना, ये जैसे ये है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर में ये डीएनए ना क्वाइल्ड होता है। डीएनए को जब बाहर निकालें तो डीएनए हिस्टोन के साथ बाइंडेड होता है। हिस्टोन क्या है? तो हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन, क्वाइल्ड होता है वो। अभी ठंड का समय है, मम्मी क्या कर रही होगी? स्वेटर बुन रही होगी। तो स्वेटर में क्या होता है ना कि जो उसका थ्रेड होता है, ऊन, वो पूरा लिपटा हुआ रहता है एक जगह पे। जस्ट वैसा ही डीएनए भी क्वाइल्ड किया हुआ होता है। वैसा बॉल बहुत सारा बना हुआ रहता है डीएनए के अंदर, तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो लिपटा हुआ रहता है। जहाँ पे लिपटा हुआ होगा उसको बोला जाएगा हेट्रोक्रोमैटिन, और जहाँ पे लिपटा हुआ नहीं रहेगा उसको बोलेंगे यूक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन ही एक्टिव होता है, वहीं से डीएनए बनता है, वहीं से ट्रांसक्रिप्शन होता है, सारा प्रोसेस वहीं से होता है। हेट्रोक्रोमैटिन इज अ डार्कली स्टेन्ड, और जब उसको कलर किया गया तो जो ज़्यादा क्वाइल्ड था हिस्टोन प्रोटीन के साथ, उसको कहा गया हेट्रोक्रोमैटिन, डार्कली स्टेन्ड है, ज़्यादा कलर लिया अपने अंदर। और जो अलग हटा हुआ है उसको बोला गया क्या? जैसे ये इस तरह से, इसके ऊपर बहुत सारा लिपटा हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पे है, फिर इसके ऊपर लिपटा हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पे है, फिर इसके ऊपर बहुत सारा लिपटा हुआ। तो ये जो डीएनए का पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमैटिन, और यहाँ पे जो डीएनए का पार्ट होगा उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। और ऑक्टामर बनाता है हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन एक साथ मिलकर बनता है डीएनए एक जगह पे। चार्जिंग क्या है? डिफाइंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होता है? तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू इट्स आरएनए। टीआरएनए मतलब टीआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, और एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए अपने अंदर जेनेटिक कोड लेकर आता है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि इस टाइप का डीएनए बनाना है। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है? ट्रांसफ़र आरएनए ना अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है अकॉर्डिंग टू एमआरएनए के ऊपर जो कोड लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग, ठीक। और राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम के अंदर होता है वो क्या करता है? इस अमीनो एसिड को जोड़ देता है। तो ये अमीनो एसिड, 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 सब अमीनो एसिड है। राइबोसोम क्या काम करता है? अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। अब जब ये अमीनो एसिड जुड़ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन हो गया ये। और ये जो जुड़ा है ना, इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन का बनना क्या है? तो प्रोटीन का बनना पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को कहते हैं। और पहला ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये अमीनो एसिड बहुत तरह का है, अलग अलग है। कैसा प्रोटीन बनेगा वो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए लेकर आएगा, कहाँ से? डीएनए से। तो जैसा सेल होगा वैसा डीएनए होगा, और वैसा डीएनए के पास में इन्फॉर्मेशन जाएगा कि ऐसा प्रोटीन बनाइए, बात खत्म है। बहुत ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है, दैट्स वाई इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप देख नहीं पाइएगा। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का नाम बताना बस। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। एक होता है एमआरएनए, फुल फॉर्म लिख देना, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस में ये काम करता है। अगर एक सवाल और पूछ दे आपसे, डिफाइन सेंट्रल डोगमा, हो सकता आ जाए सेंट्रल डोगमा। ये सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है क्या
कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, मतलब एमआरएनए मतलब डीएनए से प्रोटीन बनेगा। ऐसे ले लेते पहले, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, क्लियर है, और उसके बाद बनेगा प्रोटीन। अगर प्रोटीन बनाना है तो डीएनए के पास में ये सलाहियत नहीं है कि प्रोटीन बना सके डायरेक्ट, वो पहले एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो जब डीएनए से डीएनए बने तो इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन, क्लियर, रेप्लिकेशन। और फिर जब डीएनए से आरएनए बनेगा ना, एमआरएनए, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। ये वो वाला ट्रांसलेशन नहीं है, समझ गए ना, तो ये याद रखिएगा आप। फिर आते हैं नेक्स्ट में, डिफाइन इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। कोडॉन क्या होता है, तो कोडॉन क्या होता है ना, याद रखना, एमआरएनए होता है, उस एमआरएनए के ऊपर में स्पेसिफिक टाइप का डीएनए का सीक्वेंस होता है, क्लियर है, मतलब एमआरएनए के ऊपर में जो डीएनए से बना था ना, वो एक स्पेसिफाइड कोड रखता है अपने अंदर। कोड का मतलब क्या होता है ना, याद रखो, AGT, यही सबको कहते हैं कोड। तो जैसा कोड होगा वैसा काम करेगा, वैसा अमीनो एसिड आएगा, क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर भी कोड पाया जाता है। तो इसीलिए कोडिंग और नॉन कोडिंग क्या होता है, अब पहले ये समझिए, इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है। वैसा कोडॉन जो प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता हो उसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, और वैसा कोडॉन जो प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को रोक देता हो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। तो इनिशिएशन कोडॉन स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड इज AUG। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टार्ट कोडॉन सिर्फ और सिर्फ एक होता है, AUG। टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है, स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस एंड आर UAA, UAG एंड UGA। ये 3 तरह का स्टॉप कोडॉन होता है, ताकि जैसे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, ये सब आएगा, उसके बाद प्रोटीन का बनना बंद हो जाएगा, समझ गए। वो सब पहले से एमआरएनए के ऊपर रहता है। What are the goals of ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या गोल था, तो द मेन गोल आर टू आइडेंटिफाई ऑल ह्यूमन जीन्स, जितना भी जीन है वो सभी ह्यूमन के जीन को आइडेंटिफाई करना, जिसको जीनोम कह रहे। डिटरमाइन डीएनए सीक्वेंस एंड स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, मतलब फ्यूचर यूज के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ताकि कौन सा जीन की वजह से कौन सा डिजीज होता है ये अंडरस्टैंड कर सके हम। इसीलिए यही है गोल किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। अब आते हैं नेक्स्ट में, डिफाइन एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है, तो एनालोगस याद रखना, ऑर्गेन हैव सेम फंक्शन बट डिफरेंट ऑरिजिन, लाइक विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। मतलब वैसा ऑर्गेन जिसका फंक्शन क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट हो। फंक्शन एक ही करता हो मगर ओरिजिन अलग अलग हो, बना हुआ अलग हो, उसका स्ट्रक्चर अलग हो, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग हो। मतलब बर्ड्स और इंसेक्ट, बर्ड्स का जो विंग्स होता है वो भी फ्लाई करने के लिए और इंसेक्ट का भी फ्लाई करने के लिए, बट ओरिजिन अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, समझ गए ना। फंक्शन मतलब ऑर्गेन, एनालोगस ऑर्गेन क्या, सेम फंक्शन है बट स्ट्रक्चर अलग है। होमोलोगस ऑर्गेन हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर सेम होगा मगर फंक्शन बदल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गेन। 4 limbs ऑफ मैमल एंड 4 limb ऑफ मैमल्स का जो 4 limb होता है वो फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए। तो फंक्शन डिफरेंट का मतलब 4 limb, आगे वाला जो हम लोग का हाथ है वो स्ट्रक्चर जितना हम लोग के हाथ में, इस हाथ में 30 बोन होता है, इसमें 30 बोन होता है, उतना ही 4 limbs ऑफ टाइगर, चीता, जो भी ले लेते हैं वो सब के पास भी उतना ही हड्डी पाया जाएगा, मगर याद रखना आपको कि उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, काम अलग करता है, वो उससे वो चलता है, हम लोग अपने हाथ से काम करते हैं, खाते पीते हैं। व्हाट इज द डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आकर व्हेन डिफरेंट स्पेसीज इवॉल्व फ्रॉम अ
कॉमन एंसेस्टर, व्हाट आर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए याद रखना आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, डर हो, इसी से सारा काम हो जाएगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एडेप्टिव रेडिएशन को शो करता है, ए मतलब एडेप्टिव और आर मतलब रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन, और हो मतलब होमोलोगस ऑर्गेन होता है ये। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होगा ना वो होमोलोगस ऑर्गेन होगा, जिसका फंक्शन क्या होगा, होमोलोगस ऑर्गेन का फंक्शन डिफरेंट होता है, क्योंकि जो जहां पर गया उसके अकॉर्डिंग अपना काम अलग कर रहा है। ओरिजिन सेम है, कॉमन एंसेस्टर है, बट फंक्शन अलग हो गया है, जहां पे जो गया वैसा वो खाना पीना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है ना। और कन्वर्जेंट के लिए ट्रिक लिख लीजिएगा, CAN, कैन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एडेप्टिव रेडिएशन को शो करता है, एडेप्टिव रेडिएशन नहीं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालोगस ऑर्गेन को कहते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा, एनालोगस ऑर्गेन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अकर व्हेन डिफरेंट स्पेसीज डेवलप सिमिलर ट्रेट, एक ही फंक्शन को ये कर लेता हो, अपने अंदर अचीव कर लेता हो, उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो एनालोगस ऑर्गेन होता है। फिर आता है व्हाट आर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टी लिम्फोसाइट देता है, सेल के अंदर पाया जाता है, जो टिश्यू को मैचिंग करने में मदद करता है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इज इनबॉर्न नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंस फ्रॉम बर्थ। मतलब इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तो आपको समझ में आ गया, जो क्या होता है, सेल टू सेल होता है। अगर किसी का किडनी कोई दूसरा लगा लेगा तो किडनी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। और इनेट इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो बाय नेचुरल पाया जाता है, बाय बर्थ पाया जाता है, उसको कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ बैरियर पाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिम्फॉइड ऑर्गेन। लिम्फॉइड ऑर्गेन आर ऑर्गेन वेयर लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर्ड। वैसे लिम्फॉइड ऑर्गन उसको कहा जाता है जहाँ पे लिम्फोसाइट बनता हो और मैच्योर होता हो, जिसको थाइमस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, बोन मैरो, थाइमस एंड स्प्लीन। बोन मैरो, थाइमस और स्प्लीन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो जाएगा बोन मैरो और थाइमस, और सेकेंडरी में आ जाएगा स्प्लीन, पियर्स पैचेज, ये सब हो जाएगा। फिर आते हैं व्हाट इज पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होता है, आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, GM प्लांट कहते हैं इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, दैट कैन रेसिस्ट इंसेक्ट अटैक। मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट उसको कहते हैं जो पेस्ट को, इंसेक्ट को अपने आप अपने करीब आने से बचाता हो, प्रोटेक्ट करता हो, या कुछ केमिकल बनाता हो ताकि वो इंसेक्ट और जो भी ये है पेस्ट है वो मर जाए, जिसको बेस्ट एग्जांपल है BT कॉटन। समझ गया ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना, इसको कोई भी हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूस क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। डिस्ट्रीब्यूस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट रिमेन लार्ज सॉलिड। मतलब क्या होगा, रिमूव्स लार्ज सॉलिड। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो फिजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें से लार्ज सॉलिड को बाहर निकाला जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिमूव ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की का मदद करके ऑर्गेनिक मैटर को बाहर निकाला जाता है इससे। मतलब माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को बाहर निकाल देता है। समझ गए। अब फिर आते हैं डिफाइन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देयर टाइप्स विद एग्जांपल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कहा जाता है जो DNA के सीक्वेंस को कट करता है। एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज और एक होता है एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेज होता है वो बाहर बाहर DNA को कट करता है, और बीच में जो कट करता है उसको एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या, तो DNA को कट करके दूसरे DNA के साथ मिलाया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है। Restriction enzyme are molecular seizure that cut DNA at a specific sequence। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करके उसको DNA के सीक्वेंस को जोड़ा जाता है। टाइप्स इंक्लूड एंडोन्यूक्लियेज एंड एक्सोन्यूक्लियेज। एग्जांपल याद रखिएगा, EcoRI या EcoR1। डिफाइन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड आर ए स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया
यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। जैसे ये बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, प्लाज्मिड कहते हैं उसको। वो क्या करता है ना, एक काम करता है ये कि फॉरेन डीएनए को लेकर जाता है अपने अंदर। बताते हैं आपको क्या है इसका मतलब। कोई यार पानी पी लेते हैं। देखिए समझाते हैं आपको। होता है क्या ना, बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी मेथड है क्या, समझ लो। कहीं हो सकता है एग्जाम ये याद करने में आसानी होगा आपको। जैसे इंसुलिन बनाना है, हम इंसुलिन बनाना चाह रहे हैं हम अपने बॉडी में। तो इंसुलिन बनाने के लिए क्या करना होगा, इंसुलिन हमारे बॉडी में है नहीं, बाहर से लेना है, परचेज करना चाह रहे हैं। तो परचेज कहाँ से होगा, बनेगा तभी तो उसको लैब में बनाया जाता है, और जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसको बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन आपके पास में है, तो इंसुलिन बनाता कौन है, तो पैंक्रियाज बनाता है। पैंक्रियाज में कौन बनाता है, तो पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाता है बीटा सेल। पैंक्रियाज के अंदर सेल होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। अब ये इंसुलिन अगर हमारे बॉडी के अंदर नहीं है तो डायबिटीज़ हो जाएगा। तो डायबिटीज़ को ओवरकम करने के लिए इंसुलिन बाहर से लिया जाता है। तो ये बनेगा बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से। तो बीटा सेल है ना, इस सेल के अंदर में बीटा सेल, इस सेल के अंदर में डीएनए होगा। इस डीएनए को कट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऊपर में पढ़े, डीएनए को कट करने के बाद क्या काम करेंगे कि इसको कट करें। कट करने के बाद डीएनए मिल गया हम लोग को। ये क्या काम करता है, इंसुलिन बनाता है। अब बाहर से प्लाज्मिड लिए, प्लाज्मिड को कट कर दिए, ठीक। प्लाज्मिड को कट के इस डीएनए को यहाँ पे लाके चिपका दिए। अब चिपका दिए तो ये क्या करना, ये डीएनए का काम था इंसुलिन बनाना। अब ये प्लाज्मिड के साथ डीएनए आ गया, बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे, भेज देंगे, तो वो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर में इंसुलिन बनाएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। उसी में काम आता है ये प्लाज्मिड। देखिए, जीन डिफाइंड जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, थेरेपी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ट्रीट करना, उसके ऊपर फोकस करना, काम करना ताकि वो बीमारी खत्म हो जाए। जीन थेरेपी इज द टेक्निक ऑफ ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर बाय रिप्लेसिंग फॉल्टी जीन विद नॉर्मल जीन। खराब जीन को नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस कर देना, इसी को कहा जाता है जीन थेरेपी। शॉर्ट में याद रख लीजिएगा। डिफाइन फूड वेब एंड फूड चेन। फूड वेब और फूड चेन क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो फूड चेन शो लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को कहा जाता है फूड चेन। एग्जांपल लिख देना, क्या, ग्रास को खाया रैबिट, और रैबिट को खाया फॉक्स, और फॉक्स को खाया लायन। ये हो जाएगा आपका क्या, फूड चेन का एग्जाम्पल। अब फूड वेब क्या है, तो फूड वेब शो इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर ग्रास को रैबिट खा रहा है ना, उसी ग्रास को उसी टाइम में कोई दूसरा एनिमल खा रहा हो। सपोज गोट खा रही है, तो गोट खाए, कोई भी रैबिट को अभी फॉक्स खा रहा था ना, रैबिट को लायन खा रहा है सपोज। तो कोई भी किसी को भी खाता हो, रैबिट को सांप खा गया, कट लिया उसको, निगल गया, कुछ भी हो सकता है, उसको कहते हैं फूड वेब। ये लीनियर होता है फूड चेन, और फूड वेब पूरे वेब की तरह होता है, जाली की तरह। वन फूड वेब कंटेन मेनी फूड चेन। एक फूड वेब बहुत सारे फूड चेन को कंटेन करता है। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आ रहा है, डिफाइंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस बायोमास इन एन इकोसिस्टम थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान या फोटोसिंथेसिस करके प्लांट जितना बायोमास बनाता हो, बायोमास मतलब लिविंग वेट,
लिविंग मास, बायोमास मतलब लिविंग मास को कहते हैं, बायोमास का मतलब जो प्रोडक्ट बनाता है खाना पीना प्लांट, तो उस प्रोसेस को ही कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। डिफाइन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये ए नहीं हवा आएगा। इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसीज इन नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में किसी भी एनिमल को प्रोटेक्ट करना किसी भी एनिमल को नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना मतलब जहाँ पे लायन है, जहाँ पे टाइगर है, उसी एरिया को पूरे को कवर कर दिया गया, पूरे को एकदम, उसका जो दायरा है जितना उस पूरे को बाउंड्री कर दिया गया, उसको कहा जाता है क्या, इन सीटू कंजर्वेशन। नेचुरल हैबिटेट, उसको कहीं से लाया नहीं गया, जू में लाकर नहीं रखा गया, उसके खुद के इन्वायरमेंट में उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और एक्स सीटू क्या होता है, जू हो जाएगा, जो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल कर दूसरी जगह पे प्रोटेक्ट किया जाता है। सबका अपना अपना बेनिफिट है, इसको इसलिए करते हैं क्योंकि सपोज वहाँ पे कोई बीमारी आ गया नेचुरल हैबिटेट में, तो सबका सब लायन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हैबिटेट इसको अलग भी रखा जाता है एक्स सीटू में भी, ताकि कम से कम उसका स्पेसीज तो बचा रहेगा ना, दैट्स वाई ये काम किया जाता है। फिर क्या है एक्स सीटू में, याद रखिएगा, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट लाइक जू। फिर आते हैं 42 में, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इट इज़ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज एट हायर ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। जब ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है, उसको कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड पूरा आपको दे दिया गया है। 42 क्वेश्चन का है, अच्छे से बनाइए, क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, उसका आंसर भी लिख लीजिएगा और याद करना स्टार्ट कर दीजिए। रट्टा मार, रट्टा मार याद कर देना, एकदम पूरा रट्टा मारिए। सुबह में उठिए, रात में याद कीजिए, फिर सुबह उठिए, फिर याद करिए, पूरा रट जाइए। और 5 नंबर वाला फिर हम देने वाले हैं आपको, 5 नंबर आएगा, वो उससे क्लियर हो जाएगा, डायग्राम दे देंगे, सारा चीज़ कवर हो जाएगा बायोलॉजी में, नो टेंशन। ओके, मिलते हैं अगले स्लाइड पे और वो 5 नंबर वाला होगा। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में और अपना सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, इसलिए मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि लेक्चर बनाओ ऑनलाइन। अगर रियलिटी 1K प्लस हो जाएगा ना सब्सक्राइबर, तो ज़रूर से ज़रूर यूट्यूब पे लेक्चर बनाना स्टार्ट कर देंगे। मन नहीं बना पाते हैं यार, डेडिकेशन नहीं आ पाता है, मोटिवेशन नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। और इस जो लेक्चर है, ये लेक्चर को ये दूसरे तक शेयर ज़रूर कीजिए, जो नीडी स्टूडेंट है वहाँ तक पहुँच जाएगा, उनके लिए कुछ भला हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले स्लाइड में।